तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एससीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे लोग, जो कि ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप के रूप में है। ठीक है, इसमें हम लोग पूरे चैप्टर में ग्रामीण जीवन यापन को समझेंगे लोग। फिर ग्रामीण जीवन यापन में रोजगार के कौन कौन से स्रोत हैं, आजीविका के कौन कौन से स्रोत हैं उसे समझेंगे लोग। फिर इसमें स्थायी और अस्थायी दो तरह के कार्यों का जिक्र किया गया है। तो स्थायी कार्य किसे कहते हैं, अस्थायी कार्य किसे कहते हैं, वो चीज़ भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर लास्ट में इसमें हम लोग को तंबाकू से रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यही है ग्रामीण जीवन यापन में। अब इसी में अब रोज़गार में बहुत तरह के रोज़गार को देखने को मिलेगा कि कैसे आजीविका के लिए, रोज़गार के लिए फुटपाथ पर काम करने वाले लोग होते हैं। कुछ लोगों के पास बड़ी बड़ी दुकान होते हैं, कुछ फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ दफ्तर में काम करते हैं, किसी का सरकारी काम होता है, किसी का गैर सरकारी काम होता है। तो हम लोग विशेष तौर पर यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि आपके घर में उपयोग होने वाले खाद्य सामग्री किन माध्यमों से प्राप्त होती है। अब इसमें हम लोग घरेलू चीज़ों के बारे में बताना है कि चावल कहाँ से प्राप्त होता है, दाल कहाँ से प्राप्त होता है, गेहूँ कहाँ से प्राप्त होता है। अब गेहूँ है भाई तो खेती से मिलता है। ठीक है, अब दूध कैसे हो गया, तो दूध गाय से मिलता है, पशुपालन से मिलता है, उद्योग से मिलता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोग कि अपने समाज में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं के विषय में जाना। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या विविधता के बारे में पढ़े हैं लोग कि समाज में किस किस तरह की विविधता फैली हुई है। ठीक है, उसी को यहाँ पे बताया गया है कि समाज में हम लोगों ने विविध तरह की विविधताओं के विषय में जाना है। भारत गाँव का देश है। भारत क्या है, भारत गाँव का देश है। यहाँ लगभग 6 लाख से भी अधिक गाँव हैं। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भारत कैसा देश है, तो उसमें ऑप्शन में रहता है कि गांव का देश है, शहरी देश है, औद्योगिक देश है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो उसमें हम लोग का देखा जाए तो भारत एक गांव का देश है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे खेती, किसान और मजदूर इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मध्यम वर्गीय किसान कैसा होता है। मध्यम वर्गीय किसान से पूछा गया कि आपका इस बार फसल कैसा रहा। फसल के लिए उससे पूछा गया कि आपका फसल कैसा रहा, खेती बाड़ी कैसा हुआ, क्या आपको लाभ हुआ है इस बार की खेती से। तो उसी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। जैसे कि यहाँ पे ललन का एग्जाम्पल लिया गया है कि ललन ने बताया कि इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। फसल के लिए इस बार समय पर खाद बीज के लिए पैसे का प्रबंध हो गया था। अब ये पैसों का प्रबंध कहाँ से हुआ था, वो हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड से। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड से जो है वो किसानों को कम ब्याज पर सरकार की तरफ से लगभग 3 लाख तक की लोन मिल जाती है। कितनी लोन मिल जाती है, लगभग 3 लाख तक का लोन जो है किसानों को वो बहुत कम ब्याज पे मिल जाती है। और अगर इससे ज़्यादा लेना रहता है तो उस पर ब्याज दर थोड़ी बढ़ती जाती है। और यह लोन काफ़ी जल्दी मिलती है किसानों को। और कुछ स्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में, कुछ आपदाओं में किसानों का यह लोन कुछ हद तक माफ़ भी कर दिया जाता है। ये किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 1998 ईस्वी से शुरू किया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1998 ईस्वी से शुरू किया गया है। इसमें हम लोग याद रखेंगे लोग कि लगभग 3 लाख तक लोन
बहुत कम ब्याज पे दे दिया जाता है। अब इसी में ललन बताता है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से काफ़ी अच्छा लोन मिल गया था और वर्षा व नहर से सिंचाई भी समय पर हो गया था। ठीक है, दवा कीटनाशक के प्रयोग के कारण फसल घनी व अच्छी हुई है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि टाइम पे वहाँ फसलों में कीटनाशक का प्रयोग हो गया है, जिससे फसल जो है काफ़ी घनी व अच्छी प्रकार से होती है। देखिए, खेती करने में बहुत सारी समस्या आती है। खेती करने से पहले उसमें कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है, फिर उसकी उर्वरता देखनी पड़ती है, उसकी जांचनी पड़ती है कि इसमें किस पोषक तत्व की कमी है, उसी हिसाब से उसमें कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। फिर खेतों में अच्छी सिंचाई के माध्यम होनी चाहिए, सिंचाई समय समय पर हो जानी चाहिए। फिर उससे फसल के लिए अच्छे बीज के फसल कब अच्छा होता है, जब बीज उच्च गुणवत्ता वाली हो, अच्छी गुणवत्ता वाली बीज का उपयोग हो। अब इन सभी के लिए पैसों का प्रबंध, इन सभी को होने के लिए पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना अच्छी लागत की खेती अच्छी नहीं हो पाती है। ठीक है, अब इसी में दिखाया गया है कि यह मध्यम वर्गीय किसान है। ये कुछ हद तक अपनी फसल बेच भी लेता है और कुछ हद तक अपनी फसल रख भी लेता है और उसका वो क्या उच्च दाम आने तक वेट करता है। ठीक है, देखिए इसमें ललन से बात करने पर अब कुछ नुकसान का भी पता चलता है, कुछ समस्याओं का भी पता चलता है। खेती से सिर्फ फ़ायदा ही नहीं होता है। कुछ मध्यम वर्गीय किसान, कुछ सीमांत किसान के लिए खेती उतना सफल कार्य नहीं होता है। ललन को बैंक का कर्ज चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचनी है, क्योंकि कर्ज नहीं लौटाने पर पुनः कर्ज मिलने में परेशानी होगी। अगर वो इस बार का कर्ज नहीं चुका पाता है टाइमली, तो फिर अगले बार कर्ज लेने में उसे परेशानी होगी। इसलिए ललन क्या है, अपनी फसल को चाहे वो कितनी भी लागत उसका मिले, वो कम लागत में हो या ज़्यादा लागत में हो, उस चीज़ का वो चिंता नहीं करता है और अपनी फसल को टाइमली बेच देना चाहता है, ताकि उससे जो भी पैसा मिले वो अपना कर्ज चुका दे, ताकि फिर अगले वर्ष खेती के लिए उसे किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज मिल सके। ललन जैसे लोगों को थोड़ी सी ज़मीन होती है, इसमें उनके परिवार का गुजारा हो जाता है, उन्हें किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती है, परंतु उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि खाद, बीज, कीटनाशक आदि समय पे वो अपने पैसे से खरीद सके। यही वजह है कि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेना पड़ता है, और चूँकि लोन लिए रहते हैं तो उसे समय पे चुकाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आगे हम लोग फिर एक सीमांत किसान के बारे में जानते हैं। सीमांत किसान का एग्जाम्पल के रूप में हम कृपा शंकर से बात करते हैं। ठीक है, कृपा शंकर से पूछा जाता है कि इस बार फसल कैसी हुई, तो कृपा शंकर कुछ देर तक चुप रहा, फिर वो गहरी सांस लेते हुए बोला कि मुझे नगद पैसों की ज़रूरत है, खेती से साल भर का खर्च नहीं चल पाता है, घरेलू खर्च के लिए कर्ज लिया था उसको देना है, साथ ही अन्य कर्ज भी चुकाना है, इसलिए वो कम दाम पे ही अपनी फसल को बेच देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो कृपा शंकर के पास क्या है, खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं है। 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए खाद, बीज और कीटनाशक सब कुछ उधार लेना पड़ता है। नहरों से सिंचाई, समय पर बारिश न होने की वजह से समय पर बारिश होने के कारण वो 2 फसल उग जाता है, पर उधार चुकाने के लिए वो अपनी फसल जल्दी बेच देता है। वही वाला हाल है जैसे ललन के बारे में हम लोग पढ़े हैं लोग कि
अपना जो किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेता है, उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी फसल को क्या करता है, वो जल्दी बेच देता है। क्योंकि अगर वो पैसों की भाव अपने अनाज का भाव बढ़ने का इंतज़ार करेगा तो फिर वो अपना कर्ज टाइम से चुका नहीं पाएगा, और अगर वो अपना कर्ज टाइमली नहीं चुका पाया तो फिर नेक्स्ट टाइम में उसे क्या होगा, लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कृपा शंकर बताते हैं कि छोटे सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाते, उन्हें कई बार महाजन या साहूकारों से ऊंची ब्याज पर कर लेनी पड़ती है। जब बैंक किसान क्रेडिट कार्ड से लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि ज़मीन का कागजात दिखाने पे ही लोन मिलता है, ज़मीन के हिसाब से ये लोन मिलता है। क्योंकि छोटे किसानों के पास छोटे स्तर पे ज़मीन होती है, खेती होती है, इसलिए उन्हें उस स्तर का पे लोन नहीं मिल पाता है। तो कई बार क्या होता है कि महाजन या साहूकारों से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेनी पड़ती है। किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत कम ब्याज पे लोन मिल जाता है, लेकिन चूंकि ज़मीन कम है इस वजह से उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से लोन नहीं मिल पाता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा क्या उठाते हैं, साहूकार उठाते हैं, और वो ऊंची ब्याज पर कर्ज देते हैं। इस कारण फसल कटते उसे बेचकर ब्याज समेत लिए गए कर्ज की रकम को लौटाने की जल्दी होती है सीमांत किसानों के पास। और अगर यही होगा कि अगर ये अगर अपना कर्ज ब्याज सहित समय पे नहीं चुकाते हैं तो फिर उनका ब्याज और बढ़ा दिया जाता है साहूकारों के द्वारा। अब क्या होगा, अब कृपा शंकर जैसे किसानों के बारे में और बताया गया है कि खेती करने के बाद इनके पास दूसरा रोज़गार का क्या ऑप्शन होता है, क्योंकि खेती तो पूरे महीने सालों भर तो होती नहीं है, कुछ महीनों की बात होती है, और क्योंकि इनके पास से कुछ पैसों का बचत भी नहीं हो पाता है कि वो बाकी के समय में उसका यूज़ करके वो अपना रोज़गार चला सके। ऐसे में वो क्या करते हैं, ऐसे में वो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कृपा शंकर के पास 2 गाय और 1 भैंस भी है, जिसका दूध वह दुकानदारों या सहकारी समिति में बेचता है, जिससे कुछ आय प्राप्त हो जाता है। यानी कि खेती के अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन रखना पड़ता है, जिससे सालों भर वो अपना रोज़गार चला सके, अपना जीवन यापन चला सके। और यहाँ पे हम लोग सहकारी समिति के बारे में अच्छे से समझेंगे कि सहकारी समिति है क्या। देखिए, सहकारी समिति के बारे में हमें यहाँ पे जानना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि सहकारी समिति है क्या। सहकारी का अर्थ क्या होता है, सहकारी का अर्थ होता है मिलकर काम करना, ठीक है, मिलकर काम करना इसका अर्थ हुआ। मिलकर काम करने की समिति या मिलकर काम करने का जो संगठन है वह सहकारी समिति कहलाता है। सहकारी समिति में क्या होता है, मिलकर एक संगठन बनाया जाता है, ठीक है, एक संगठन होता है, जहाँ पे स्वेच्छा से आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु कार्य किया जाता है। यानी कि जो स्वेच्छा से, जिसमें लोग स्वेच्छा से आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए, क्या, आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, ठीक है। यानी कि सहकारी समिति क्या है, तो सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा समिति है, एक ऐसा समुदाय है जिसमें लोग स्वेच्छा से आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाकर एक ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि सभी की आर्थिक हितों को प्राप्त किया जा सके, उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। तो सहकारी समिति गांव में, ग्रामीण जीवन में अधिकतर देखने को मिल सकती है। सहकारी समिति हो गया। अब हम लोग एक बड़े किसान को देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा अब तक, क्या देखे, एक मध्यम वर्गीय किसान, ठीक है, मध्यम वर्गीय किसान, ठीक है, सीमांत किसान देख लिए,
सीमांत किसान। अब देख रहे हैं क्या है, एक बड़ा किसान। अब बड़े किसान के बारे में कि कैसे बड़े किसान, उन्हें क्या क्या सुविधा उपलब्ध होती है खेती करने के लिए। तो क्या है यहाँ पे, प्रमोद। प्रमोद जी के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे लोग कि वो एक बड़े किसान हैं। आगे हम लोग देखते हैं लोग इनके बारे में। देखिए, प्रमोद जी वो खेतों के लिए ज़रूरी सभी चीज़, खाद बीज दवा में कोई कमी नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े किसान हैं, उनके पास खेती करने के लिए भी अच्छा पैसा उपलब्ध रहता है और उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से भी अच्छे कीमत पे उन्हें लोन मिल जाती है। खेती की कमाई, इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें कर्ज लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बड़े किसान हैं। तो उनकी खेती होने के बाद जो भी फसल होता है उसे बेचने के बाद उच्च दाम में वो उस फसल को बेचते हैं, ठीक है। और उसे बेचने के बाद उन्हें उस फसल का अच्छा पैसा मिल जाता है, जिसका वो सालों भर अपने आजीविका के लिए कर सकते हैं। और उन्हीं पैसों में से फिर वो अगली खेती भी कर लेते हैं। इससे उन्हें उनके फसल से जो आय मिलता है, उसी आय से वो अपना रोजगार भी चला लेते हैं और फिर उसी आय में से फिर अगली खेती के लिए भी बचा के रख लेते हैं, ठीक है। खेती की कमाई से इतना फ़ायदा हो जाता है कि वो नई ज़मीन खरीदने से लेकर खेती में उपयोग होने वाले नए नए उपकरण भी खरीद लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, हलवाहा किसे कहते हैं। देखिए, बड़े किसान अपने पास एक या दो मजदूर साल भर के लिए रखते हैं। क्योंकि बड़े किसान हैं तो अकेले तो पूरी खेती बाड़ी एक इंसान से देखा नहीं जाएगा, उस इंसान को अपने साथ मजदूर या छोटे किसान को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, हलवाहा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रमोद जैसे बड़े किसान ये खेती के अलावा और क्या क्या करते हैं, क्योंकि खेती बड़े स्तर पर करते हैं। उनके पास फसल अनाजों की कमी नहीं होती है, तो उस अनाज का उपयोग वो उद्योग के रूप में भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चावल मिल है कि प्रमोद जो है वो चावल मिल भी चलाते हैं, तो ठीक है। मिल का चावल शहर के बड़े व्यापारियों को बेचते हैं, इससे भी उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो रोज़गार का हम लोग ये आजीविका का रूप देख रहे हैं लोग कि खेती के स्तर पर हम लोग सिर्फ देखें लोग कि एक मध्यम वर्गीय किसान का क्या रोज़गार का क्या स्रोत है, एक सीमांत किसान का क्या स्रोत है, एक बड़े किसान का क्या स्रोत है। अब यहाँ पे आते हैं लोग कि मज़दूरों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं लोग कि कृषक मज़दूरों का क्या होता है। क्योंकि खेती करने वाले तो खेती कर रहे हैं, साथ में जो मज़दूर उसमें लगे हुए हैं उन मज़दूरों का क्या होता है। वह मज़दूर जब खेती बाड़ी की मौसम ख़त्म हो जाती है तो फिर वो मज़दूर कहाँ जाकर अपना रोज़गार ढूंढते हैं, वो अपना आजीविका कैसे चलाते हैं। वैसे मज़दूर जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होती है कृषक मज़दूर कहलाते हैं, ठीक है। वैसे मज़दूर जिनके पास अपनी बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती है खेती करने के लिए, वो कृषक मज़दूर कहलाते हैं। ये अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह से दूसरों के खेतों पर जाकर जीवन यापन करते हैं, उनमें मजदूरी करते हैं या उनमें खेती करते हैं। अब वो जिस रूप में भी हो उन्हें कृषक मज़दूर कहा जाता है, ठीक है। और यही कृषक मज़दूर, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ना कि प्रमोद जो है वो अपने घर पे एक या दो से अधिक मज़दूरों को रखते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने काम के लिए, जिसे क्या कहा गया है, हलवाहा कहा गया है, ठीक है। सालों भर के लिए रखते हैं। तो हो सकता है कि यही कृषक मज़दूर उस साल भर के रूप में रहने वाले हलवाहा का रूप लेते हो।
अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये सालों भर अपना आजीविका कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो संतोष ने निराशाजनक भाव से कहा कि फसलों की कटाई के समय तो काम आसानी से मिल जाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिल पाती है। बुआई और कटनी के समय अधिक काम मिलता है और बाद में नहीं के बराबर। वैसे में क्या होता है कि गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष अपनी पत्नी बच्चों के साथ शहर के किसी मिट्टी ढोने, बालू ढोने तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करता है। इसमें दिखाया गया है कि वो जो कृषक मजदूर हैं वो खेतों में अपनी मजदूरी करने के बाद बाकी के टाइम में वो कैसे रोजगार लेते हैं। तो वो हो सकता है कि उन्हें गांव में ही कोई रोजगार मिल जाए दूसरा, और नहीं मिल पाने की वजह से वो क्या करते हैं, वो शहरों की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि ग्रामीण परिवारों में बहुत कृषक मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं जिससे उनका गुजारा नहीं होता है। इस कारण वो क्या होता है, गैर कृषि कार्य, ठीक है ना। इस कारण वो क्या कहते हैं कि गैर कृषि कार्य जैसे कि टोकरी, मिट्टी के बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई आदि बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पे आया ना कि गैर कृषि कार्य क्या हुआ, जैसे कि शुरू में हम लोग तो पूरा कृषि कार्य देख रहे थे, लोग खेती बाड़ी करना, ठीक है, और ये सारी चीज़ें गैर कृषि कार्य कहलाती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं ना कि गैर कृषि कार्य कौन कौन से रूप में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया हस्तशिल्प, छोटे छोटे खिलौने बनाना, लोग देखते हैं लोग ना मेला में ये सारी चीज़ें मिलती है, या फिर बाज़ारों में भी ये सारी चीज़ें मिलती है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े, दिया या खिलौना, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो हाथों से बनाया जाता है, उसे जो भी चीज़ें हाथों से बनती है उसे हस्तशिल्प कहा जाता है। सिलाई मशीन पे काम, सिलाई मशीन पे काम स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। जड़ी बूटा लगाने का काम, जड़ी बूटा, यहाँ पे बढ़ई का दिखाया गया है। तो अब तक हम लोग क्या देखे हैं लोग, अब तक हम लोग देखे हैं लोग कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और आजीविका के लिए कितना कमा पाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो जिस जमीन को जोतते हैं वो कैसी है। कई लोग उस जमीन पर कृषक मजदूर के रूप में निर्भर हैं। देखे ना हम लोग कि कुछ तो किसान हैं, कुछ वहाँ पे कृषक मजदूर हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी मैंने, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कारीगर के रूप में, जैसे कि बढ़ई के रूप में, लोहार के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, दर्जी के रूप में, मिट्टी बनाने वाले जैसे हस्तशिल्प वाले हो गए, खिलौना, दिया, ईंट, टोकरी, सूप, दौड़ा दौड़ी, ये सब बनाकर अपना आजीविका चलाते हैं। यानी कि आजीविका चलाने का यह गैर कृषि कार्य का पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया है। आजीविका चलाने का हम लोग कृषि कार्य देख लिए हैं ऊपर। अब ये सारी चीज़ें जो है वो आजीविका चलाने का क्या है, वो गैर कृषि कार्य हैं, गैर कृषिगत कार्य, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे साइकिल की मरम्मत की दुकान, राशन की दुकान, अनाज व्यापार करने वाले। अब इसी में आता है एक तो कृषि कार्य हो गया, दूसरा गैर कृषि कार्य हो गया। इसके अलावा तीसरा भी क्षेत्र आता है जिसमें कि शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, डॉक्टर, नर्स, डाकिया, ये सारे लोग उसमें शामिल रहते हैं, ठीक है। 3 तरह के कार्य को हम लोगों ने देखा है। एक कृषिगत कार्य, ये सर क्या है, ये आजीविका के स्रोत हैं। एक गैर कृषिगत कार्य, कार्य, ठीक है। और एक अन्य में हम लोगों ने देखा है
ठीक है। अब आगे हम लोग और देखते हैं। ये टॉपिक भी हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्तियों से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और उनसे 10 वर्ष पहले ही मरते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक के 10 साल का बच्चा, ठीक है, एक 10 साल का बच्चा है और एक 20 साल का है, ठीक है। और ये जो है 10 साल का बच्चा क्या करता है, तंबाकू लेता है, ठीक है। ये नहीं लेता है, ये नहीं लेता है। और ये जो 10 साल का बच्चा है ना, ये 20 साल के बच्चे के सामने अपने आप को 20 साल का ही मानेगा, या इसके सामने कोई भी रहे, 10 साल का ही बच्चा इसके सामने रहे, उसके सामने ये अपने आप को कितना का मानेगा, 20 साल का। अब 20 साल के मानने का मतलब हो गया इसका सोच विचार, ठीक है, इसका सोच, ठीक है। तो जब हम लोग देखते हैं लोग कि 10 साल का बच्चा अपने हम उम्र के जो हैं बच्चे, उनसे वो 10 साल और अधिक अपने आप को मानने लगता है, वो 10 साल बड़ा होने का अनुभव करता है, यानी कि इसकी जो भी सोच विचार होगी, ठीक है, जो भी इच्छा होगी, मनोवृत्तियाँ जो भी होगी, जो भी कामना होगी, ये सारी चीज़ें क्या होगी, वो एक 20 साल के बालक के जैसा, 20 साल के युवा के जैसा अनुभव करेगा। 20 साल के युवा के जैसे उसके में इच्छाएं पैदा होंगी, 20 साल के युवा के जैसे वो उसका विचार होगा। अब वो सकारात्मक रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक गलत जरिया अपनाया है। तंबाकू जो है एक क्या है, तंबाकू शरीर को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, तो ये सेहत के लिए तो हानिकारक है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक सेकेंड इसे साफ कर दें, ठीक है। वही कहता है कि जो बालक सिगरेट लेने की वजह से, तंबाकू लेने की वजह से, चाहे वो जिस रूप में भी हो, वो तंबाकू का अगर सेवन करता है तो वो अपने हम उम्र के बच्चों से 10 साल बड़ा होने का अनुभव करेगा। और अगर ऐसा है तो फिर वो उसकी सारी चीज़ें 10 साल बड़ा होने का अनुभव करेंगी, तो फिर 10 वर्ष तो उसका एज घट गया ना। तो 10 वर्ष का एज घट गया तो उसका हम उम्र यदि 60 वर्ष पे मृत्यु होती है, तो फिर इस तंबाकू करने वाले बालक का जो है, तंबाकू करने वाले व्यक्ति की मृत्यु जो है 10 वर्ष पहले होगी, यानी कि वो 50 पे मर जाएगा। अब बताया गया है कि ऐसा क्या होता है तंबाकू में जिससे कि हमारे शरीर के लिए ये इतना हानिकारक है। तो देखिए, सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व होते हैं, 200 ज्ञात विषैले पदार्थ और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। सोचिए सिगरेट कितना हानिकारक है। सिर्फ सिगरेट ही नहीं, जितने भी तरह के तंबाकू या नशीले पदार्थ होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी विषैले होते हैं, काफ़ी हानिकारक होते हैं। और आजकल के बच्चे अभी बाल्य अवस्था में ही रहते हैं, या जैसे वो किशोरावस्था में जाते हैं, इन सभी चीज़ों को वो काफ़ी एक तरह से इसे अपना क्या एक तरह से इसे अपना शान समझते हैं। तंबाकू चबाना, शराब पीना, ड्रिंकिंग करना, ये सारी चीज़ों को वो लोग एक अपनी पहचान का रूप देते हैं, अपनी शान शौकत का रूप देते हैं, जो कि उन्हें धीरे धीरे अंदर ही अंदर
खा जाता है, उनके शरीर को खोखला कर देता है। लेकिन वो इस चीज़ को शुरुआत में नहीं समझ पाते हैं, और जब तक समझते हैं समय काफ़ी देर हो चुका रहता है। देखिए, अब इस तंबाकू को रोक लगाने के लिए, इसे तंबाकू पर नियंत्रण पाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि WHO के द्वारा तंबाकू नियंत्रण पर कार्य किया गया है, ठीक है, जो कि 1987 ईस्वी में सबसे पहला कदम उठाया गया है। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। 1987 से शुरुआत होता है क्या, नियंत्रण, इस पे नियंत्रण कार्य, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 31 मई को। देखिए लास्ट में 2 लाइन से ऐसे हम लोग तंबाकू कितना हम लोग के लिए हानिकारक होता है, इसे हम लोग समझते हैं लोग कि गुटखा खाकर, पान चबाकर बढ़ाना चाहते मान, कैंसर होगा, बीमारी बढ़ेगी, चली जाएगी जान। यानी कि गुटखा खाकर, पान चबाकर, तंबाकू का सेवन करके, सिगरेट पी के, शराब पी के, ये सारे क्या कर रहे हैं, अपना मान बढ़ा रहे हैं, कि अपना शान शौकत दिखा रहे हैं कि ये तो एक हमारी शान की पहचान है। लेकिन इससे क्या होता है, इन द लास्ट आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, फिर आप उस बीमारी से छुटकारा नहीं पाते हैं, और लास्ट में क्या होती है, आपकी जान चली जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लिए। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा है, इसमें हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण जीवन यापन कैसे, उसमें क्या क्या होता है, कैसी विविधता पाई जाती है ग्रामीण जीवन यापन में, कैसा वहाँ पे कितने तरह का रोजगार होता है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं लोग SCERT के अगले चैप्टर से। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू।